हेलो स्टूडेंट्स। तो निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जो कि आपको जाने कितनी बार स्वागत कर चुके हैं। तो लास्ट क्लास तक अपन पढ़ चुके हैं पोटेंशियल स्टेप, और पोटेंशियल स्टेप यानी विभव सीढ़ी आपको आई थिंक अच्छे से कर लिया होगा आपने। ई लेस देन वी जीरो वाला केस और ई ग्रेटर देन वी जीरो वाला केस, दोनों यदि आपने पोटेंशियल स्टेप यदि अच्छे से समझा है तो जो अगला वाला टॉपिक है रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेरियर, उसको समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट या देरी के। रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेरियर यानी कि इसका नाम है, अगर हिंदी में बोला जाए तो आयताकार विभव रोधिका। बैरियर यानी आपको कोई भी रोक रहा है जो, वो क्या होगा? वेरियर। तो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेरियर किस प्रकार से बनता है? तो सपोज करना आपका एक ये रेक्टेंगुलर पोटेंशियल इस प्रकार से, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये बोल दिया मैंने, ये है आपका x इक्वल टू 0 और ये क्या बोल दिया मैंने? x इक्वल टू a। यानी कि जो दीवार है, जो पोटेंशियल दीवार है या पोटेंशियल वेरियर है, उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितनी है? x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक। क्लियर? इस प्रकार से है, ये ऐसे आए। ये आपका विभव रोधिका है, ये वाला, ये x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा है डायग्राम में। ये आपका x इक्वल टू 0 है, ये आपका x इक्वल टू a है, और इसके बाद ये आपका नॉर्मल वाला और ये इससे पहले वाला। क्लियर? तो ये आपका जो है, ये बोल दिया मैंने कि यहाँ पे जो विभव है वो v इक्वल टू 0 है, इधर की साइड का जो विभव है वो कितना है? 0 है। और जो ये बम्प है या रोधिका है, तो इसका विभव कितना मान लिया मैंने? v इक्वल टू v0 है, और वापस से विभव कितना मान लिया? 0 है। पोटेंशियल 0, v0 और 0 के इक्वल, ये अपना हो गया पोटेंशियल बैरियर। अब ये देखना, एक रेक्टेंगल सा है लगभग, ये v0 है, ये a है, ये v0 है और ये कितना है? a है। तो रेक्टेंगल पोटेंशियल के रूप में देख रहे हैं, ये एक बैरियर है। आपके देखते ऐसे जा रहे और ये एक तरह से बैरियर की तरह बिहेव कर रहा है, और ये वापस से, वो देखा होगा आपने सड़क पे बना रहता है, सड़क बीच सड़क में बम्पर, और यहाँ पे तो अपने वो लगा देते लट्ठे वगैरह कुछ, तो जितना बड़ा बम्पर एक तरह से मान लो उतने बड़ा पोटेंशियल। क्लियर? तो यहाँ पे भी अपने दो केस हो सकते हैं। कौन कौन से? कि मान लो कोई कण आ रहा है इस प्रकार से, यहाँ पे ऐसे, ये आपका क्या है? कण है, और इस कण की ऊर्जा क्या मान ली मैंने? कैपिटल E के बराबर। तो ये क्या हो सकता है? या तो इस कण की जो ऊर्जा है वो v0 से कम हो सकती है या v0 से ज़्यादा हो सकती है, दोनों ही पॉसिबल है। E लेस देन v0 हो सकता है या E ग्रेटर देन v0 हो सकता है। अगर E लेस देन v0 है तो वो कैसे मूव करेगा? ऐसे। अगर E ग्रेटर देन v0 है तो वो कैसे मूव करेगा? ऐसे। भाई E लेस देन v0 है तो इस साइड से कम है, इस साइड से कम पे वो उसकी ऊर्जा यानी गति कर रहा है, तो ऐसे ये v0 है तो इस पे टकरा है, अगर ज़्यादा है तो सीधा चला जाएगा। क्लियर? तो ये आपका दो केस बन सकते हैं यहाँ पे, E लेस देन v0, E ग्रेटर देन v0।
यहाँ पे विभव का मान V0 है, यहाँ पे V इक्वल टू V0 है और यहाँ पे V इक्वल टू 0 है। ये आपका रीजन फर्स्ट है, यानी क्षेत्र फर्स्ट है। ये आपका रीजन सेकंड है, क्लियर, और ये आपका रीजन थर्ड है। कोई दिक्कत? पोटेंशियल स्टेप समझ में आया था? बस वही है, ठीक है। ये क्या है, अगर रीजन फर्स्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, साई का वैल्यू साई फर्स्ट, यहाँ पे साई सेकेंड और यहाँ पे साई थर्ड, क्लियर। तो अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में, किसमें, मैथमेटिकल फॉर्म में, गणितीय रूप में क्या लिखता हूँ, पोटेंशियल लिखता हूँ, तो V का मान तुम्हारा 0 है। कब? जब x का मान लेस देन इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। x का मान लेस देन 0 है और x ग्रेटर देन a है। x लेस देन 0 पे, x ग्रेटर देन a पे क्या है, v इक्वल टू कितना है तुम्हारा, 0। और v इक्वल टू V0 है कहाँ पे, जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू a है। अगर डायग्राम समझ में आया है तो आगे की शुरुआत करते हैं। अब आप देखिए क्या कर रहे हैं अपन। ये डायग्राम समझ में आया तो वही दो केस के बारे में चर्चा करेंगे अपन। कौन कौन सा? जब कण की ऊर्जा का मान V0 से कम है और जब कण की ऊर्जा का मान V0 से अधिक है। तो मैं आपको ये वाला केस कराऊंगा और ये आपको एक असाइनमेंट के रूप में करना है, एक तरह से। किसके रूप में करना है? असाइनमेंट के रूप में, क्लियर, ठीक है। चलते हैं आगे, देखिए। तो सबसे पहले लेते हैं अपन केस फर्स्ट। सबसे पहले क्या कर रहे हैं अपन, केस फर्स्ट ले रहे हैं। ले लो भाई साहब केस फर्स्ट। कौन सा है? E लेस देन V0 वाला। जब कण की ऊर्जा का मान क्या है, V0 से कम है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, अपने को लिखना है श्रोडिंगर इक्वेशन। कौन सी श्रोडिंगर इक्वेशन? वन डायमेंशन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, या टाइम डिपेंडेंट भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा साई आर टी अपन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो जनरली क्या ले रहे हैं अपन, वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। क्या होगी? मैंने बोला था ये समीकरण तो आपको याद होनी ही चाहिए। माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई ओवर dx2 प्लस v साई इक्वल टू e साई, या d2 साई ओवर dx2 प्लस 2m e माइनस v एच कट स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अब आपको बताने की जरूरत तो नहीं है ये वाली इक्वेशन कैसे है, क्योंकि अपन पोटेंशियल स्टेप, वन डायमेंशन, थ्री डायमेंशन बॉक्स, इनमें ये सारी बातें कर चुके हैं। ये है आपका श्रोडिंगर समीकरण फाइनल। तो अगर मैं रीजन फर्स्ट के लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखूंगा, रीजन सेकंड के लिए और रीजन थर्ड के लिए, तो क्या लिख सकते हो आप? मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम प्रोसेस है। जो पोटेंशियल स्टेप में प्रोसेस थी सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे थोड़ा एक दो बातों का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर जो बाउंड्री एंड कंटिन्यूटी जो कंडीशन लगेंगी वो दो लगेंगी, एक तो x इक्वल टू 0 पर और एक x इक्वल टू a पर। देखिए कैसे। और जहाँ तक जो समझ गए हैं पोटेंशियल स्टेप, और मैं पूरी श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये वाला वो अपने आप कर लेंगे। E लेस देन V0 वाला, E ग्रेटर देन V0 वाला, और एक आगे है स्क्वायर वेल पोटेंशियल, वो भी आराम से कर लोगे। तो देखिए अगर मैं लिखता हूँ फॉर रीजन फर्स्ट, आर यानी रीजन क्षेत्र फर्स्ट, रीजन फर्स्ट के लिए क्या है आपका, साई आपका है साई फर्स्ट, V कितना है 0। तो यहाँ पे ये समीकरण लिख सकते हैं। और याद रखना E लेस देन V0 वाला केस कर रहे हैं अपन। तो क्या बनेगा, d2 साई फर्स्ट
ओवर dx2 प्लस 2m, v का मान तो 0 है तो 2me अपॉन एच कट स्क्वायर साई फर्स्ट इक्वल टू 0। क्लियर। यहाँ पे बोल दिया माना 2me अपॉन एच कट स्क्वायर का वैल्यू कितना है, अल्फा स्क्वायर के इक्वल। तो क्या बन जाएगा ये d2 साई फर्स्ट ओवर dx2 प्लस अल्फा स्क्वायर साई फर्स्ट इक्वल टू 0। दिक्कत कहीं पे नहीं आएगी। क्लियर। तो ये आपका एक सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन आप भली भांति जानते हो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया साई फर्स्ट इक्वल टू क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, साई फर्स्ट इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा के एक्स, सॉरी इसको अल्फा की जगह के स्क्वायर मानो, तो ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स समीकरण नंबर 1 मान लो। क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? देखो अपने को सेम प्रोसेस करनी है, कोई दिक्कत तो बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपका साई फर्स्ट है ए की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ए की पावर माइनस आयोटा के एक्स। तो साई इंसिडेंट साई रिफ्लेक्टेड आई थिंक आप जान गए होंगे कैसे करना है, आगे काम आने वाला है प्रयोक्ता धारा घनत्व वगैरह में। ठीक है। अब देखते हैं फोर रीजन सेकंड। तो फोर रीजन सेकंड क्या है, साई क्या है आपका, साई सेकंड है, v का वैल्यू कितना है, v0 है, लेकिन याद रखना कोई कौन सा है, e लेस देन v0 वाला। तो श्रोडिंगर समीकरण क्या बन जाएगी आपकी, d2 साई सेकंड ओवर dx2 प्लस 2m e माइनस v0 अपॉन एच कट स्क्वायर साई सेकेंड इक्वल टू 0। ये आ गई। तो क्या बताइए ये इक्वेशन सही है या नहीं। अगर जो सही बोल रहे हैं उनको दोबारा पढ़ने की जरूरत है पोटेंशियल स्टेप वाला, और जिनको समझ में आ गया है कि ये इक्वेशन गलत है, कैसे गलत है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, हर बार बोल रहा हूँ, 3-4 बार बोल दिया अभी में ही कि e लेस देन v0 है। तो यहाँ पे क्या है, e माइनस v0 ना होकर क्या होगा, v0 माइनस e। तो इसलिए क्या होगा, माइनस कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो चूंकि e लेस देन v0 है तो क्या बन जाएगी समीकरण, d2 साई सेकेंड ओवर dx2 माइनस 2m v0 माइनस e अपॉन एच कट स्क्वायर साई सेकेंड इक्वल टू 0। तो सपोज करना, माना यहाँ पे क्या मान लिया, माना कि जो 2m v0 माइनस e अपॉन एच कट स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या मान ली मैंने, अल्फा स्क्वायर के बराबर। क्या मान ली मैंने उसको, अल्फा स्क्वायर के बराबर। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये वाली जो इक्वेशन है वो बन जाएगी d2 साई सेकेंड ओवर dx2 माइनस अल्फा स्क्वायर साई सेकेंड इक्वल टू 0। तो ये भी आपकी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे प्लस है, सॉरी ये के स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या है माइनस। तो इसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हो, क्या आएगा, साई सेकेंड इक्वल टू, मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ एफ ई की पावर अल्फा एक्स प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिए फोर रीजन थर्ड, क्या लिख रहे हैं, फोर रीजन थर्ड। तो इस वाले रीजन में क्या है, v इक्वल टू 0 है और साई का मान क्या है आपका, साई थर्ड। तो क्या करेंगे, श्रोडिंगर समीकरण क्या बन जाएगी, d2 साई थर्ड ओवर dx2 प्लस
2me/h² साई थर्ड इक्वल टू 0, क्योंकि v का मान तो कितना हो गया आपका 0। तो यहाँ पे दोबारा बोल दिया कि माना जो 2me/h² है उसकी वैल्यू कितनी है k² के बराबर, क्योंकि यहाँ पे भी k² बोला है तो सेम वैल्यू है वो तो k² के बराबर। तो क्या बन जाएगा ये d2 साई थर्ड ओवर dx2 प्लस k² साई थर्ड इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ पे साई थर्ड क्या बन जाएगा आपका, साई थर्ड होगा आपका a या c e की पावर आयोटा kx प्लस d e की पावर माइनस आयोटा kx। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो साई थर्ड बन गया आपका ये वाला बार। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मैंने जो साई थर्ड लिखा है वो सही है या नहीं। अगर जो बोल रहे हैं गलत है तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, अगर जो बोल रहे हो सही है तो आप गलत बोल रहे हो। कैसे, देखिए एक बार जब इसको पार कर गया, साई थर्ड क्या है इस रीजन में है, तो एक बार इस रीजन को पार कर गया तो फिर उसका मतलब क्या है कि उसका मान लगातार बढ़ता जाएगा। भाई एक बार यहाँ से पार कर गया, ये दीवार है, जैसे ना तैसे करके इसको पार कर गया, यहाँ पे पहुँच गया, तो अब रोकने वाला ही नहीं है, चलता जाएगा आगे। तो x का मान लगातार बढ़ रहा है तो फंक्शन का वैल्यू भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि इसका मान तो बढ़ रहा है और इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में। तो कौन सी वैल्यू नहीं आएगी इसमें, इसमें ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि एक बार जब ट्रांसमिट कर गया तो माइनस होने का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि ये वैल्यू क्या आएगी खल्लास, या इसको बोल सकते हैं अपन d इक्वल टू 0, सीधा सीधा बोल दो। क्लियर। तो यहाँ पे साई थर्ड क्या आ जाएगा आपका c e की पावर आयोटा kx के इक्वल समीकरण नंबर 3। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। क्लियर। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट, समीकरण 2, समीकरण थर्ड, हिंदी इंग्लिश चलती रहनी चाहिए। ये आपका एक पोटेंशियल वेरियर है, उसका क्या आ गया वैल्यू, वेव फंक्शन का वैल्यू आ गया रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड और रीजन थर्ड। क्लियर। तो इसको मैं बाकी चीज़ों को अब हटा देता हूँ। तो आपकी एक समीकरण तो बन गई, साई फर्स्ट बन गया a e की पावर आयोटा kx प्लस b e की पावर माइनस आयोटा kx। साई सेकंड क्या बन गया f e की पावर अल्फा x प्लस g e की पावर माइनस अल्फा x। और साई थर्ड क्या बन गया, ये सॉरी साई सेकंड है, साई थर्ड क्या बन गया c e की पावर आयोटा kx समीकरण नंबर 3। तो जिसको साई इंसिडेंट, साई ट्रांसमिशन, साई रिफ्लेक्टेड का वैल्यू निकालना है वो तो निकाल के रहेगा, वो तो किसी से रुकने वाला है नहीं। तो ये देखना, ये आपका एक रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेरियर है, ये आपका x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू a है, रीजन फर्स्ट v इक्वल टू 0, v इक्वल टू v0 कन आ रहा है तुम्हारा इस प्रकार से और ऐसे जा रहा है, v इक्वल टू 0 रीजन सेकेंड, रीजन थर्ड। तो यहाँ पे इसकी साइड लिख देते हैं क्योंकि अपने को स्पेस चाहिएगा एक ही बार में। a की पावर आयोटा kx प्लस b e की पावर माइनस आयोटा kx, साई सेकंड बन गया f e की पावर अल्फा x प्लस g e की पावर माइनस अल्फा x, और साई थर्ड बन गया c e की पावर आयोटा kx प्लस d e की पावर माइनस आयोटा kx। ये आपके बन गए समीकरण 1, 2 और 3। तो इसकी अपने को कोई भी जरूरत नहीं। देख लेना, जूम नहीं हो रहा हो तो आपको पता लग जाएगा कि समीकरण 1, 2 और 3 क्या है, जो कि अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। क्लियर। तो अब क्या कर रहे हैं, फ्रॉम वेव या फ्रॉम साइज बाउंड्री
एंड कंटिन्यूटी कंडीशन। तरंग फलन साई के परिसीमा और सातत्य प्रतिबंध से। तो अपन को याद हो तो पोटेंशियल स्टेप आपका कुछ इस प्रकार था, ये एक्स इक्वल टू 0 था, ये आपका साई फर्स्ट था, ये आपका साई सेकंड था। क्या किया था अपन ने, एट एक्स इक्वल टू 0 पर ये आपकी एक बाउंड्री है, तो एट एक्स इक्वल टू 0 पर क्या किया था आपने, साई फर्स्ट इक्वल टू साई सेकेंड और डेल साई फर्स्ट ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल साई सेकेंड ओवर डेल एक्स। ये केवल एक बाउंड्री है। अब क्या किया, एक और बाउंड्री और कर दी, और ये ऐसे ये एक बाउंड्री और लगा दी, एक दीवार और खड़ी कर दी। तो ये किस पे है, एक्स इक्वल टू ए पर। ये क्या हो गया अब, साई थर्ड। तो जिस प्रकार अपन ने साई फर्स्ट और साई सेकेंड में बाउंड्री एवं कंटिन्यूटी कंडीशन लगाई, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, एट एक्स इक्वल टू ए, इस बाउंड्री पर क्या होगा, साई सेकेंड का मान साई थर्ड के बराबर होगा और डेल साई सेकेंड ओवर डेल एक्स का मान डेल साई थर्ड ओवर डेल एक्स के बराबर होगा। समझ में आया नहीं आया? यही परिसीमा और सातत्य प्रतिबंध है तरंग फलन के, यही रीत है इसकी, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन जो भी है। तरंग फलन कभी भी अपनी विशेषताएं नहीं छोड़ता है। तो ये विशेषता है परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, उसके तीनों के साथ चलता है ये तरंग फलन। तो ये एट एक्स इक्वल टू 0 पर साई फर्स्ट इक्वल टू साई सेकेंड और डेल साई फर्स्ट ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल साई सेकेंड ओवर डेल एक्स। इसी प्रकार एट एक्स इक्वल टू ए पर साई सेकेंड इक्वल टू साई थर्ड और डेल साई सेकेंड ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल साई थर्ड ओवर डेल एक्स। क्लियर? तो ये आपका यहाँ से बाउंड्री और कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हैं। तो पहले लूंगा मैं ये वाला सेट, उसके बाद लेंगे अपन ये वाला सेट। तो अगर आपके समझ में आ गया है तो जिसको करना है आगे वो सॉल्व कर सकता है, आपके लिए ही बेहतर है, क्योंकि अभी आपको लगेगा कि ये तो काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपसे होता जाएगा और आराम से आप कर लोगे। क्लियर? काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है, वैसे एक एक वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी। तो अपन क्या कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू 0 पर सबसे पहले कर रहे हैं साई फर्स्ट इक्वल टू साई सेकेंड। ये मान लिया फर्स्ट एट एक्स इक्वल टू 0 क्या होगा, पहला साई फर्स्ट इक्वल टू साई सेकेंड। तो साई फर्स्ट ये है, साई सेकेंड ये है, तो एट एक्स इक्वल टू 0 तो ये आ जाएगा आपका e की पावर 0, ये भी e की पावर 0, e की पावर 0, e की पावर 0। अब तो लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, सीधा अपन देख चुके हैं पोटेंशियल स्टेप में e की पावर 0 कितना होता है, 1। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पर साई फर्स्ट इक्वल टू साई सेकेंड का वैल्यू कितना होगा, a प्लस बी इक्वल टू एफ प्लस जी, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? यहाँ पे आप लिखते हैं ऐसे ए की पावर आयोटा के 0 प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के डॉट 0 इक्वल टू एफ ई की पावर अल्फा डॉट 0 प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फा डॉट 0। ऐसे तो करते हैं आप। तो ये आपने e की पावर 0 आ जाता, ये भी e की पावर माइनस 0 यानी e की पावर 0, e की पावर 0 और e की पावर 0। तो e की पावर 0 कितना होता है आपका 1। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी इक्वल टू एफ प्लस जी के इक्वल। क्लियर? चलो आगे इसमें ही क्या हो जाएगा, एट एक्स इक्वल टू 0 पर साई फर्स्ट डेल साई फर्स्ट ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल साई सेकेंड ओवर डेल एक्स बन जाएगा। तो अब क्या करना है, इसका अवकलन करना है और इसका अवकलन करना है, फिर एक्स इक्वल टू 0 अपने को पुट करना है। यानी कि क्या होगा, डेल साई फर्स्ट ओवर डेल एक्स क्या होगा, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कितना आएगा, आयोटा के ए e की पावर आयोटा के डॉट 0, या अभी ऐसे लिख लेते हैं के एक्स। अभी x इक्वल टू 0 मैंने पुट नहीं किया है, माइनस आयोटा के बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स
क्लियर, इक्वल टू इसका बन गया ये, इसका क्या होगा अल्फा एफ ई की पावर अल्फा एक्स और माइनस अल्फा जी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। क्या होगा अल्फा एफ ई की पावर अल्फा एक्स प्लस सॉरी माइनस अल्फा जी ई की पावर माइनस अल्फा। क्लियर, आ गया समझ में? ये आपने किया है बस। अब क्या करना है, एक्स इक्वल टू 0 पर देखना है तो एक्स का मान 0 पुट कर दो, एक्स का मान 0 पुट कर दिया तो ये e की पावर 0 बन गया, ये भी e की पावर 0 बन गया, e की पावर 0 और e की पावर 0 और e की पावर 0 1। तो क्या बन जाएगा ये आयोटा के a माइनस बी। देखना आयोटा के इसमें से कॉमन आ रहा है, ये वाला और ये वाला, ये आपका 1 बन चुका है। इसी प्रकार यहाँ देखना अल्फा कॉमन आ रहा है और e की पावर 0 और e की पावर 0 1 बन गया। तो ये क्या बन जाएगा आयोटा के इक्वल टू अल्फा इंटू एफ माइनस जी। समझ में आया? तो ये आपका बन जाएगा आयोटा के ए माइनस बी इक्वल टू अल्फा एफ माइनस जी और ए माइनस बी इक्वल टू अल्फा अपॉन आयोटा के एफ माइनस जी। समझ में आ रहा है? आयोटा के को इधर कर दिया और मैंने आपको बताया है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। तो माइनस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा +1। तो यहाँ पे +1 से मल्टीप्लाई मार के बराबर। तो एक आयोटा नीचे है, आयोटा स्क्वायर ऊपर है, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा a माइनस बी इक्वल टू माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के एफ माइनस जी के इक्वल। ये मान ली मैंने समीकरण नंबर 5। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 वाला केस समझ में आया, ठीक है। आगे देखिए, ये है अपना x इक्वल टू 0 पर तरंग फलन की बाउंड्री एवं कंटिन्यूटी कंडीशन। तो आप x इक्वल टू a वाला करके देखना और नेक्स्ट क्लास में अपन क्या देखेंगे कि एट x इक्वल टू a पर बाउंड्री एवं कंटिन्यूटी कंडीशन क्या होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।